खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 8:35 का वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में हो चुका है। हस्बे वादा आपके सामने प्रोग्राम सलाम जेके लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज की अहम तरीन नशियात में बात बहुत सारी है। बात उस मिडनाइट सेशन की है जो रात 2 बजे के आसपास अख्ताम पजीर हुआ, क्योंकि मामला मुसलमानों से मुंसलिक वक्फ अमलाक का था, वक्फ तरमीमी कानून था। क्या कुछ रात भर हुआ है, आज दिन में क्या होगा, आपको तफसील के साथ बताएंगे। न सिर्फ यहाँ पर हम रुकेंगे बल्कि आपको बिनुक़वामी खबरों से भी बाखबर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर पर तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। हुकूमत की तरफ से कुछ नए फैसले लिए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है, उस पर बात करेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि आज पूरे दिन श्रीनगर की सियासत किस तरीके से गुलजार हो सकती है। हालात वाक़ात पर मबनी ये प्रोग्राम सलाम जेके में आप भी हमारा साथ देंगे। आखिरी 15 मिनट यानी 9:45 पर हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी और फ़ौरन हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ के साथ मिलाकर आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। आखिरी 15 मिनट आपके साथ रहेंगे। फटाफट से आप ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। यहां पर सिर्फ आप खबर देखेंगे नहीं बल्कि बराह रास्त नशरियात को भी देख सकते हैं, पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी। और यहां से आपका और हमारा राब्ता दूसरे नंबर पर भी अपडेट रहता है। पूरे 24 घंटे आप हमारे साथ रहते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आप मुसलसल हमारे प्रोग्रामों को बारीक बीनी से देखते हैं और छोटी से छोटी गलती भी हमारी नोटिस में लाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम आपकी आराओं पर, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आज भी यह सिलसिला जारी रहे। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट, सबसे पहले ज़रा तवारीख के पन्नों को खंगालते हैं और देखते हैं कि 3 अप्रैल को माजी में क्या कुछ हो चुका है। फटाफट से चंद अहम तरीन वाक़ात रखेंगे आपके सामने मेरे साथी ज़हूर। बहुत शुक्रिया इशफाक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है। कौमी और आलमी सतह की चंद अहम वाक़ात है वो आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज माह अप्रैल की 3 तारीख है, जुमेरात का दिन है, लेकिन माजी में क्या कुछ हुआ है आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 3 अप्रैल 2001 में अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन ने हिंदुस्तान का दौरा किया था। आज वो हिंदुस्तान के दौरे पर पहुंचे थे। 2002 में पाकिस्तान के उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम के मंसूबे को काबीना की मंजूरी मिल गई थी। और आज के दिन 2001 में हिंदुस्तान और डेनमार्क के दरमियान 4 साल बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए थे। ये दोनों मुल्कों के दरमियान अहम पेशरफ्त आज के दिन हुई थी 2001 में। और आज के दिन 2006 में 3 अप्रैल को माओवादियों ने नेपाल में जंग बंदी का ऐलान किया। 2007 में आज के दिन 14वें सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में शुरू हुई। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 2008 में 3 अप्रैल को प्रकाश कारत को दोबारा CPIM का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। यह भी आज के दिन हुआ था साल 2008 में। और आज के दिन 3 अप्रैल 2008 को मेधा पाटकर को कौमी इनकलाबी अवार्ड 2008 से नवाजा गया। ये एजाज़ उन्होंने आज के दिन हासिल किया था। 1933 में आज के दिन माउंट एवरेस्ट के ऊपर से पहली बार आज के दिन परवाज चली थी इस पहाड़ के ऊपर से। 1942 में आज के दिन जापानी अफवाज ने फिलिपाइनी फौजों पर हमला शुरू किया। दोनों अफवाज के दरमियान आज के दिन लड़ाई की शुरुआत हुई थी। 2016 में आज के दिन गूगल ने फ्लैंडर्स के 100वें दौरे के आगाज़ का जश्न मनाया। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी 2016 में। और आज के दिन 1919 में ऑस्ट्रेलिया ने तमाम हैब्सबर्ग को मुल्क से निकाल दिया, मुल्क बदर कर दिया। और 1941 में आज के दिन रशीद अल गिलानी ने इराक में जर्मनी नवाज हुकूमत कायम की थी। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने आपके सामने रखे कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है। इसके अलावा आज कई अहम शख्सियात का जन्मदिन भी है और कई अहम शख्सियात का आज के दिन इंतकाल भी हुआ था। ये तो थी माजी के बाद, लेकिन बात आज के दिन के हवाले से करते हैं और बड़ी खबर आपको सामने रखते हैं। वक़्फ़ तरमीमी बिल अब बिल नहीं बल्कि एक कानून बनने जा रहा है। और निसफ रात को इस बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। लोकसभा ने इस बिल को पास किया है। आपको बता दें कि करीबन 288 वोट इस बिल के हक में पड़े हैं, जबकि 232 वोट वक़्फ़ तरमीमी बिल के खिलाफ पड़े। लेकिन 12 घंटों के बहस के बाद बिलाखिर
लोकसभा ने इस तारीखी बिल को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर कि रात 1 बजे के बाद पूरा बहस समेटा गया। तरमीमें जो हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरों की तरफ से दी गई थी, जब वो वापस नहीं गई तो उसके बाद डिवीजन ऑफ वोट का मामला आया और स्पीकर मासूफ ने ऐवान के अंदर इस बात का ऐलान किया कि अब आपने वक्फ तरमीमी बिल पर बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग के लिए जाना है। और जब वोटिंग का मामला है तो खबर यही है कि 12 घंटे तक मुसलसल बहस तमहीज़ के बाद मसवदे कानून बापत वक्फ तरमीमी बिल 2025 बइत्तिफाक राय नहीं बल्कि डिवीजन ऑफ वोट्स के साथ एनडीए की हुकूमत, जिसकी सरबराही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन्होंने जीत दर्ज कर दी है। जेडीयू, जिस पर सबकी नजरें थी, उन्होंने कहा कि तरमीम वक्त की अहम तरीन जरूरत है, पसमानदा तबकाजात को यहाँ पर फायदा मिलेगा, इसलिए वो इस तरमीम को मंजूर करते इस कानूनी तरमीम को लाना चाहते हैं। और दाखिला वजीर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर्स यहाँ जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, ये सियासत मुल्क में कबूल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये वक्त की ज़रूरत है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि ये माइनॉरिटीज़ को खौफजदा करने के लिए है। ताहम बड़ी खबर ये कि राज्यसभा के अंदर आज इस मसवदे कानून को रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आज ही राज्यसभा से भी इस बिल को मंजूर किया जाए और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर सदर के पास इसको भेजा जाएगा, जहां से इसकी कंकरेंस मिलेगी, जहां से इसकी अप्रूवल मिलेगी और मुल्क के अंदर वक्फ तरमीमी कानून नाफिजुल अमल होगा। 12 घंटे से भी ज़्यादा देर तक ऐवान के अंदर कार्रवाई चली है। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिदार ने उस कानून पर जो माइनॉरिटी अफेयर्स के वजीर किरण रिजिजू की तरफ से ऐवान के अंदर रखा गया था, उस पर बात की और कहा कि ये उम्मीदों का बिल है और ये उम्मीद बिल यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल जो है, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। चलिए जी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वक्फ तरमीमी बिल बाज़ाब्ता तौर पर लोकसभा में 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटे से ज्यादा बहस तमहीज़ के बाद पास हुआ है। अगरचे तरुण गोगोई कांग्रेस के सीनियर लीडर ने चौतरफा हमला भारतीय जनता पार्टी पर किया, तृणमूल कांग्रेस और दीगर लीडरों ने भी वक्फे से अपनी बात रखी। लेकिन एक एक करके सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि लोकसभा में जब तकरीर की गई तो असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कहा कि ये गैर आईनी बिल है और महात्मा गांधी ने जिस तरीके से कानूनों को मानने से इनकार किया था, उसी तर्ज पर ओवैसी ने कहा कि वो भी इस कानून को नहीं मानेंगे क्योंकि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने किन अल्फाज का इस्तेमाल ऐवान के अंदर इस बिल को लेकर किया, फटाफट से जरा देख लीजिएगा। प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया।
तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। यूनिवर्सिटी जिन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इंजीनियर अब्दुल रशीद भी मैदान में थे और रात 12 बजे के बाद इंजीनियर रशीद की जब बारी आई बोलने की तो उन्होंने तनकीदी लहजे में कांग्रेस को भी तनकीद में रखा और बीजेपी को भी तनकीद में रखा। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इंजीनियर रशीद जिस तरीके से फील्ड कर रहे थे तो जम्मू कश्मीर के दीरीना मामले का यानी स्टेटहुड का भी मामला उनकी तरफ से कल ऐवान के अंदर रखा गया। क्या कुछ इंजीनियर रशीद रात 12 बजे ऐवान के अंदर इस बिल पर तकरीर कर चुके हैं, जरा देख लीजिएगा और बॉडी लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा हर हुकूमत है आनी जानी, है मोहब्बत मगर जावेदानी, ये तख्त व ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पे हुकूमत करेंगे। दूसरी बात है, उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो आपसे ये कहे कि अगर 370 नहीं 35 से नहीं कम से कम स्टेट तो वापस दे दीजिए, उसके लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है। मैं आपसे गुजारिश, आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बात करते हैं, आप हर जगह बात करते हैं, वी वेलकम दैट। कश्मीर के लोगों से बात करने में आपको कौन सी चीज रोक रही है? एंड पे मुझे हिंदुस्तान के पूरे देश के मुसलमानों से गुजारिश करनी है, मैं दामन फैला के कहूंगा, व्हाई शुड वी बिकम बोर्ड में, हम बीच में क्यों मारे जा रहे हैं? हिंदुस्तान, मैं ये अर्ज करूंगा, मैं इस बिल की टूथ एंड नेल मुखालफत करता हूं, इसकी अपोजिशन में खड़ा हूं। ये तो मालूम है कि बिल पास होनी ही है क्योंकि नंबर्स इनके पास है, नंबर गेम में नंबर उस साइड है। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा है, जमहूरियत है कैसा तर्ज तमाशा, जहां सिरों को गिनते हैं तोला नहीं करते। मैं ये अर्ज करूंगा, मैं इस बिल की टूथ एंड नेल मुखालफत करता हूं, इसकी अपोजिशन में खड़ा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ 4 बातें कहनी है, वो मुझे कहने दीजिए। 3 बातें मुझे देश की बड़ी 2 पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस से कहनी है। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती भी नहीं, मुझे दुश्मनों ने भी मारा, दोस्तों ने भी मारा, मैं यही कहूंगा। और चौथी बात मुझे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहनी है, अगर आप इजाजत दें, देश के मुसलमानों से कहनी है। कांग्रेस, विद ड्यू रेस्पेक्ट, बीजेपी से हमें दुनिया को पता है कि बीजेपी खुलकर मुसलमानों को अपनी औकात याद दिलाती है, यह सच्चाई है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, ये सेक्युलरिज्म के मीठे रस में खंजर डालकर मुसलमानों के पीठ के पीछे डूबते हैं, यह भी सच्चाई है। नहीं, आप ताली मत बजाएं मेरे लिए प्लीज, आप मुझे लेबल लगेगा, अभी तो आप नाराज होंगे, मैं कुछ और कहूंगा, प्लीज वेट फॉर ए मिनट। तो मेरी सर ये गुजारिश है, 3 बातें मैं याद दिला दूंगा। अक्सर औकात बाबरी मस्जिद का जिक्र होता है, राम मंदिर का जिक्र होता है। मैं आई एम नॉट ऑन मेरिट्स, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड कांग्रेस एंड बीजेपी समथिंग, स्पेशली कांग्रेस, क्योंकि मुसलमानों का ज्यादा ठेका तो इन्होंने ही लिया है। बाबरी मस्जिद का ताला तो राजीव गांधी जी ने खोला, आप इनकार ही नहीं कर सकते, बाकी इमारत इस पे उन लोगों ने बनाई। इसी तरह यूएपीए, जिसमें सैकड़ों लोग मर रहे हैं जेलों में, वो पौधा तो कांग्रेस ने लगाया, उसमें मुसलमान ही मर रहे हैं ज्यादा, इन्होंने उसमें थोड़ा शाख तराशी करके खाद डाली उसके आगे। तीसरा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, 370 सही कहा आपने, आपके पास नंबर है, यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन ये भी आप नंबर है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन यह मुस्लिम मुखालिफ बिल है। इंजीनियर अब्दुल रशीद के तासुरात आप सुन रहे थे, लेकिन फटाफट से जरा अब चलते हैं मियां अल्ताफ अहमद, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमानी करते हुए कहा कि यह बिल किसी भी तरीके से मुल्क के हक में नहीं है, मुल्क की मफाद में नहीं है। मुसलमानों को एक तरफ छोड़ के भी जब आप देखेंगे तो मुल्क के मफाद में नहीं है, इसलिए इस बिल का इतलाक नहीं होना चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि वो इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं और जो तरमीमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दी गई हैं उस पर भी बात होनी चाहिए।
ये बिल गैर आईनी है, गैर कानूनी है। हिंदुस्तान का आइन, उसकी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस मुल्क में हर एक को बराबर हक है, वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी ज़ात का हो या कहीं का भी रहने वाला हो। और ख़ास तौर पे इसमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है इस आइन में। लेकिन यहाँ पे जो कुछ किया जा रहा है, जो कानून लाया जा रहा है, वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है। ये बिल्कुल इस जितनी ये एक्सरसाइज हो रही है ये हम लोगों के ख़िलाफ़ है। और ये कानून जो है ये स्टेट गवर्नमेंटों ने लाना था। आपने स्टेट गवर्नमेंट के जो अख्तियारात हैं उन पे भी हमला किया, आपने उनको भी छीना और यहाँ आपने एक मुश्तरका तौर पर एक कानून ला के इसको आपने ठोसा। और जिस तरीके से जेपीसी बनाई गई या जिस जल्दी से जेपीसी ने जो कुछ किया वो भी पूरी दुनिया जानती है। मैं इस बिल की मुखालफत इसलिए भी किया करता हूँ कि इस भारत जो हमें इस मुल्क पे फ़ख्र है, इसका दानश्वर, इसका मफक्कर और अच्छी सोच रखने वाला आदमी, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखता है, वो समझता है कि ये बिल जो है ये एक ख़ास तबके के लिए लाया गया है। उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इसमें। चलिए, ये आप देख रहे थे कि मियां अल्ताफ अहमद जो श्रीन जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फटाफट से लद्दाख के मेंबर असेंबली ने भी खदशात का इजहार किया। और हनीफा जान का मानना था कि जिस तरीके से बिल को लाया गया, जिस तरीके से जेपीसी ने काम किया, वो दरअसल गैर आईनी है। इसलिए लद्दाख की आवाम को भी यह बिल किसी भी कीमत पर काबिल तस्लीम नहीं है। ये बिल पूरे मुल्क में वक़्फ़ जायदाद के इंतज़ाम और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है, लेकिन इसमें कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो गहरी फ़िक्र और परेशानी का सबब बनती हैं। ये तजावीज़ सिर्फ मुस्लिम बरादरी की मजहबी और तहजीबी वरासत को मुतासिर नहीं करेंगी, बल्कि आईनी हुकूक और मजहबी आज़ादी पर भी सवाल उठाती है। स्पीकर सर, इस बिल के तहत मरकजी वक़्फ़ कौंसिल और रियासती वक़्फ़ बोर्ड में गैर मुस्लिम अफराद की तकरूरी की तजवीज़ दी गई है। यह सिर्फ एक इंतज़ामी तब्दीली नहीं बल्कि एक आईनी सवाल भी उठाता है। वक़्फ़ जायदाद इस्लाम की मजहबी रवायात से जुड़ी हुई है। मस्जिद, दरगाह और वक़्फ़ बोर्ड के तहत चलने वाले दूसरे मजहबी इदारे हमेशा मुस्लिम बरादरी के ज़ेर इंतज़ाम रहे हैं। इसलिए वक़्फ़ बोर्ड मुस्लिम बरादरी के मजहबी आज़ादी का एक अहम हिस्सा है। ये नए काम हमारे आईनी दायरे में आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो हर मजहबी तबके को अपने मजहबी कामों के इंतजाम खुद करने का हक देता है। अगर गैर मुस्लिम अफराद को वक़्फ़ बोर्ड में शामिल किया गया तो ये मुस्लिम बरादरी के मजहबी हुकूक में सीधी मुदाखलत होगी। सर, आज यहाँ पे 2 मेंबर ने जिक्र किया, मैं भी ये जिक्र करना चाहता हूँ। बुद्ध गया में जो महाबोधि टेम्पल है, आज बुद्धिस्ट बरादरी के पूरे देश में उनके जो मजहबी पेशवा है, उनके मांग से आज पिछले कई महीनों से हड़ताल पे है, एहतजाज कर रहा है, क्योंकि मसला यही है कि उस जो महाबोधि टेम्पल है वो एक कमेटी के थ्रू चलता है। उस कमेटी में गैर बुद्धिस्ट मेंबर भी उसमें है। उस वजह से उन लोग जो है अपने मजहब के हिसाब से वहाँ काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए पूरे देश के बुद्धिस्ट जो है आज एहतजाज पे है। और यही मसला आने वाले दिनों में अगर ये वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को अगर रखा जाएगा तो ये मसला जो है इसमें अभी आने वाला है। इस बिल में एक और अहम और परेशान कुन तजवीज़ वक्फ बाई यूजर के उसूल को खत्म करना है। पहले जो जायदाद लंबे अरसे से मजहबी या फलाही मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, इन्हें जान जिन्होंने अपनी दुवेंदार तकरीर की और ये कहा कि किन किन नुकात पर वो इस बिल की मुखालफत करते हैं। यहाँ पर मुखालफत का सिलसिला नहीं रुका, समाजवादी पार्टी और दीगर मेंबरान ने भी मुखालफत की और सबसे बड़ी मुखालफत ये थी कि जनाब धर्म का मामला है, मजहब का मामला, और इसमें गैर मुस्लिम यानी अगर मुसलमानों का मामला तो गैर मुस्लिमों को किस तरीके से आप बोर्ड के अंदर लाएंगे, जिस तरीके से दीगर बोर्ड पूरे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, वहाँ पर जब दूसरे मजहब का नहीं इंटरफेरेंस है तो यहाँ पर आप क्यों ये कर रहे हैं, इससे मजहबी तफर्रुक पैदा होगा। लेकिन बात रखी अमित शाह
वजीर दाखिला होम मिनिस्टर साहब ने अपनी बात रखी है और बात रखते हुए ने कहा कि यह मुल्क का कानून है, हर फर्द को मानना होगा। और जो ये लोग कह रहे हैं कि अब धरने, प्रदर्शन, एहतजाज होगा, दरअसल वो ख्वाब गफलत में है। हुकूमत अपनी रिट लेकर है और कानून बनकर रहेगा। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपके वक़्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा, ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक़्फ बोर्ड है और वक़्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक़्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक़्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक़्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली, मान्यवर आजादी के बाद वजीर साहब जिन्होंने अपनी बात रखी और क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन आखिर पर तमाम बहस को समेटा किरण रिजिजू साहब ने और कहा कि देखिए ये उम्मीदों का बजट है, ये उम्मीदों के बिल है और उम्मीद का बिल इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्म पूरा वक्फ होगा। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस टेन्योर में जमीनें बांटी गई और गैर कानूनी तौर पर वक्फ को मजबूत किया गया, लेकिन अब स्ट्रीमलाइन हर एक निजाम को किया जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं उसमें जेपीसी का कई रिकमेंडेशन है जिसको हमने समर्थन किया है और एक्सेप्ट किया हमने इस बिल में लाया। इसलिए बोलना कि जेपीसी का आपका कमेटी का बात को माना ही नहीं है, आपका कमेटी का बात नहीं सुना गया है, वो गलत बात है सर। अध्यक्ष महोदय जी, पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनता है तो उसका एक अपना सैंक्टिटी होता है और उस कमेटी में खुले बहस हुए हैं। उसमें मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूं क्या हुआ है, लेकिन उनके बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग सरकार समझते हैं कि बहुत अच्छा सुझाव आया है, हमने उसको माना है। और कुछ छोटा अमेंडमेंट है जो बहुत जरूरी चीज है, वो अमेंडमेंट भी हम लेकर के आए हैं। इसके बाद जो पूरा ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। तो उम्मीद क्यों हुआ है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर। ये उम्मीद क्यों है? अब ये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। उसके जनाब किरण रिजिजू जिनका मानना था कि अब म्यूटेशन तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन सवाल वही है कि 6 साल 8 साल पुरानी दरगाह की दस्तावेजात कहाँ पर हैं और फिर दीगर मामला जो कल ऐवान के अंदर आए उस पर क्लियरेंस हुई है नहीं हुई है। अब ये तो कल से अभी तक की बात है, आज दिन में क्या कुछ होगा और सिक्योरिटी को क्यों हाई अलर्ट पर रखा गया, इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि कल तो एक दिन गुजर गया, आज एक और मरहला है, लेकिन मरहला दोहरा है। एक ऐवान के अंदर सबकी नजर और ऐवान के बाद दिल्ली समेत 8 स्टेट्स के अंदर सुपर हाई अलर्ट कर दिया गया है। मामला क्या है उस पर बात करेंगे। संभल भी आपको लिए चलेंगे जहां पर एक ही घर के 6 लोगों पर पर्चा कटा है शाही मस्जिद के मामले पर। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात वक़्फ़ तरमीमी बिल के हवाले से हो रही है। कल बिल को लोकसभा से पास किया गया, लेकिन आज राज्यसभा में पेश की जाएगी। लेकिन इधर आपको बता दें कि बिल के पेश नज़र पूरे मुल्क में सिक्योरिटी को मुतहर्रिक किया गया है। वक़्फ़ बिल के पेश नज़र सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। यूपी से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर मुख्तलिफ रियासतों में सिक्योरिटी फोर्स के पहरे बिठा दिए गए हैं। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके लगा दिए गए हैं और हर आने जाने वाले और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। लोगों से कहा गया है कि वो अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने की अपील आम लोगों से की गई है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि कई तंजीमों की जानिब से एहतजाजी कॉल दी गई थी और उसके पेश नज़र सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी इंतज़ामिया की नज़रें हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह की मुहिमें चलाई जा रही है, उसको भी बारीकबीनी से देखा जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस हवाले से पहले ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बरे से लेकर लखनपुर, खीरी, शाहीन बाग, अमरोही, जामिया और दीगर हसास मकामात पर भी सिक्योरिटी फोर्स के पहरे बिठा दिए गए हैं ताकि अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रहे। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट और यही वजह कि फ्लैग मार्च आज सुबह से ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चल रहा है। इधर एक और बड़ी खबर आ रही है कि रात देर गए मुल्क की सबसे बड़ी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जो तरमीमी कानून पास किया गया, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अहम तरीन इजलास रात देर गई हुआ था, जिसके तहत आज मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज की भी बात सामने रखी गई है। इधर खबर यह है कि इस कानून को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज अहम तरीन इजलास मजहबी पेशवाओं का होने जा रहा है। बड़ी खबर कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल ही यह साफ किया था कि अगर कानून को पास किया गया तो सड़कों पर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे और यही वजह है कि आज यूपी, दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी गई है। इधर खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज मजहबी पेशवाओं का अहम तरीन इजलास हो सकता है और उस इजलास के अंदर कल पेश आए वाकया जो लोकसभा के अंदर मामला चला है, जिसमें वक्त तरमीमी बिल उम्मीद को पास किया गया है, इसके बाद अब हिकमत अमली किस तरीके से अडॉप्ट करनी है, उस हवाले से मजहबी पेशवाओं का अहम तरीन इजलास आज मुमकिन श्रीनगर के अंदर भी है। लेकिन अपने नुमाइंदों के पास सीधे चलेंगे जहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल सबसे पहले यूपी की भी जानने की कोशिश करेंगे, दिल्ली की भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों शहर ऐसे हैं जहां पर सुबह सुबह फ्लैग मार्च किया गया। अमरोहा से लेकर दीगर इलाकों के अंदर जिनमें शाहीन बाग है, लखीमपुर खीरी है, बरेली है, दीगर मकामात है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कर दी गई है। दोनों नुमाइंदे हमारे साथ है, ताबिश कमाल भी हमारे साथ है और रजा ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। रजा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जरा आप ही के पास चलते हैं। खबर यह है कि सुबह सुबह सिक्योरिटी दस्तों ने कमान संभाली है, मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल इलाके जो हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और डिप्लॉयमेंट सिर्फ इसलिए कर दी गई है क्योंकि रात देर गए ही सूरत हाल ये बन रही थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि एहतजाज होगा, सड़कों पर निकलेंगे और दिल्ली से लेकर यूपी के कई शहरों के अंदर हाई अलर्ट और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हाई अलर्ट हो गया। सबसे अहम चीज है तरमीम कानून जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इसको लेकर खासतौर पर लखनऊ में, क्योंकि मुस्लिम बहुत इलाका है, हर मोहल्ले में जहाँ मुसलमान आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर ये सिक्योरिटी आपको देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लखनऊ के पूरे इलाके में पुलिस जो है, हर इलाके में जहाँ मुस्लिम बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स इंक्लूड की गई है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है और खासतौर पे माहौल बना रहे। और लॉ एंड ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खासतौर पे किसी भी सरकार के लिए। और इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में हर इलाके में देखने को मिल सकता है। अमरोहा है, वाराणसी है, इलाहाबाद है और संभल है। संभल क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पे भी फोर्स इंक्लूड ज़्यादा की गई। और डीजीपी ने बाकायदा ऑर्डर दिया है जितने भी कमिश्नरेट है उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर पे जहाँ पे भी एसएसपी हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ये बताया गया है किसी भी तरीके से भी कोई भी
कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी इलाके में अगर कोई घटना आई तो वो अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अच्छा रजा, ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा नजर रखी जाए और किसी तरीके का कोई गड़बड़ ना हो, कोई इस तरीके का वायरल वीडियो ना किया जाए जिससे हालात खराब हो जाएं। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त दिशा निर्देश पुलिस को दे दिए कि जनाब कोई भी लैतुलैल ना हो, कोई भी गलती ना की जाए। देखिए, आपको एक बात बताते जो है डायरेक्शन योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जो वजीर आला है उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से है। और सबसे अहम चीज ये है कि मुसलसल इस तरह के माहौल उत्तर प्रदेश में बने रहते हैं, मगर कंट्रोल इस सरकार का बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और प्रशांत कुमार जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और एक सेल बनाई गई है बाकायदा डीजीपी हेडक्वार्टर में, जहां पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो एक्टिव बहुत ज्यादा है, ऐसे तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर पैनी निगाहें हैं। वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कोई भी रूमर्स, कोई भी ठीक है रजा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ताबिश भी हमारे साथ है। ताबिश, यूपी की रजा, आप सूरत-ए-हाल बता रही थी कि क्या कुछ सूरत-ए-हाल है, लेकिन दिल्ली की जब हम बात करते हैं, जिस तरह से बिल कल निसफ रात को इसे पास किया गया, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनकी तरफ से पहले ही एहतजाजी कॉल दी गई थी, तो उसका आज सुबह सुबह दिल्ली में क्या असर देखा जा रहा है? ताबिश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ताबिश के पास दोबारा चलेंगे, जरा फटाफट रजा ये भी बता। हम देख रहे थे कि दिल्ली के अंदर किस तरह से खास तौर से माइनॉरिटीज जो एरिया हैं उन पे खास तौर से तवज्जो रखी गई है। दिल्ली का शाहीन बाग, क्योंकि पहले भी एनआरसी के प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा यहाँ पर उधम मचा था, तो इसीलिए इस इलाके को बहुत ज्यादा सिक्योर रखा गया है। तमाम आला अधिकारी सड़कों पर फ्लैग मार्च आउट करते हुए नजर आए थे और साथ ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो भी फ्लैग आउट करती हुई नजर आई थी। सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे उसमें गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो या दिल्ली से सटे जो इलाके हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर एरियाज कहलाते हैं, उन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। गाजियाबाद के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से दोनों ही तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, चूंकि उम्मीद ये जताई जा रही है और इंटेलिजेंस चूंकि बहुत ज्यादा इस वक्त नजर आ रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है उसका असर देखने के लिए मिल सकता है। और खास तौर से जो दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले भी दंगे हो चुके हैं, चाहे उसमें सीमापुरी, सेलमपुरी, जाफराबाद, मंगोलपुरी, ये जो इलाके रहे हैं, करावल नगर, इन इलाकों में पहले भी दंगे दिल्ली में हो चुके हैं। तो ऐसे में इन इलाकों पर खास तौर से निगाहें रहेंगी। दिल्ली का शाहीन बाग, ओखला, बटला हाउस, इन इलाकों पर खास तौर से इंटेलिजेंस एक्टिव किया गया है। उसके अलावा उन पर खास तौर से पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही है। उसकी वजह यह है कि कोई भी ऐसी जो जुलूस की शक्ल में दिल्ली के अंदर एंटर ना हो सके, जिसकी वजह से किसी तरह का माहौल बिगड़ सके, किसी वजह से किसी भी तरह से दिल्ली में माहौल खराब किया जा सके। तो इस तरह से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली को सिक्योर किया जा सके। क्योंकि आज 1 बजे ये बिल राज्यसभा में पेश होना है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि राज्यसभा में खासा हंगामा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, दोनों ही तरफ से जो वक्ता है बहुत मजबूत है अपनी बात रखने के लिए। तो ऐसे में जो बातें पार्लियामेंट के अंदर रखी जा रही हैं उसका असर कहीं पब्लिक पर ना पड़े, इस वजह से ज्यादा सिक्योर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों को किया गया है। खास तौर से चूंकि एनसीआर का रीजन पड़ता है 170 किलोमीटर या 170 किलोमीटर का जो एरिया है, जिसमें बरेली से लेकर के दिल्ली के जितने रूट पड़ते हैं उनको सिक्योर किया गया है। बरेली, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये जो इलाके हैं खास तौर से इन पर नजर रखी गई है, क्योंकि मुजफ्फरनगर पहले भी दंगों की भेंट चढ़ चुका है और इसी वजह से मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे इलाकों में खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। तो ये जो सुरक्षा है वो तो मुस्तैद की गई है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम इलाकों में सुरक्षा मजबूत की गई है, क्योंकि यहीं से दिल्ली की एंट्री होती है। राजस्थान के कुछ इलाके हैं जहां पर खास तौर से चलिए, बहुत शुक्रिया ताबिश आपका भी और रजा आपका भी। फिलहाल सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी सूरत हाल क्या कुछ रजा बता रहे थे, और दिल्ली की सूरत हाल क्या कुछ, जामिया, शाहीन बाग और दीगर इलाकों के अंदर भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो दोबारा से कर दी गई।
चलिए जी, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जरा बात जब वक्त की चल रही है तो एक अहम पेशरफ्त कल देखने को मिली, और पेशरफ्त यह थी कि जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड की तारीफें भी की गई। और कल वजीर मासूफ किरण रिजिजू ने ऐवान के अंदर कहा कि वक्फ की इमलाक को खाया गया, वक्फ की इमलाक को औने पौने दामों पर बेचा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात जब आई तो कहा गया कि कारकर्दगी इंतहाई बेहतर है। और यही वजह है कि कल जब कारकर्दगी बेहतर होने की बात कही गई तो आनन फानन में यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल जहां बेहतर है, वहीं पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने भी मरकजी वक्फ कानून की तायीद करते हुए कहा कि वक्फ का नया कानून जो है इससे मजीद बेहतरी मिलेगी ताकि असासे महफूज हो और जो आमदनी यहाँ से हो वो उन मफलूकुल हाल लोगों के अंदर तकसीम की जाए जो बुनियादी तौर पर इसकी जरूरतमंद है। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का बयान अपनी जगह, लेकिन ऐवान के अंदर डॉक्टर किरण रिजिजू साहब, मरकजी वजीर ने किन अल्फाज के साथ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को याद किया? आपको जरूर देना चाहूंगा, मैं बहुत इंप्रेस हो गया जब मैं पिछली बार जम्मू कश्मीर गए। जम्मू कश्मीर में हमारा नई वहां वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनी और मैंने पूछा कि आप जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनी तो उसमें क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उन्होंने बोला कि सर जब उन्होंने पदभार संभाली तो उसमें कोई इनकम का, कोई व्यवस्था का, रिकॉर्ड का ठीक ठाक कुछ भी नहीं था, और उन्होंने आने के बाद 40 करोड़ रेवेन्यू इनकम उन्होंने जनरेट करना शुरू किया, मुझे बताया, और उसके वजह से वहाँ काफी अच्छा काम कर रहा। मैं हजरत बल श्राइन भी गए और वहां भी मरम्मत चल रहे हैं, इतना पुराना श्राइन है, दुनिया के लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत से उसका सारा आसपास का ब्यूटिफिकेशन का काम भी चल रहा है। अगर अच्छा काम करेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सबका फायदा होगा सर। इसलिए सर आप लोग आज बिल को समर्थन करने के बाद मेरे वक्फ की खबर से हटते हैं क्योंकि राज्यसभा में थोड़ी देर में जब आएगा तो आपको पूरा अपडेट करेंगे, लेकिन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सूरत हाल अब एक और रुख ले रही है। संभल के अंदर जामिया मस्जिद का मामला एक बार फिर सुर्खियां पकड़ रहा है, क्योंकि संभल की जामिया मस्जिद के कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और एक ही घर के 5 अफराद पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। मैनेजमेंट कमेटी के जो संभल जामिया मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके जो सरबराह है उनके 5 अहले खाना पर मुकदमा दर्ज किया गया था, केस सेक्शन 126 के तहत दर्ज किया गया था, और 5 मेंबरान पर यह इल्जाम था कि शाही जामिया मस्जिद के आसपास हालात को खराब करने में उन्होंने अपना रोल निभाया था। याद रखिएगा, जफर अली जिन्हें पहले ही प्रिवेंशन ब्रीच ऑफ पीस एंड डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रांक्विलिटी के अंदर कार्रवाई की गई थी, उन पर एफआईआर लगा था। अब सेक्शन 126 के तहत और 135 के तहत बीएनएसएस के तहत मजीद कार्रवाई की गई। उनके बेटे हैदर अली, उनके भाई ताहिर अली और कमर हुसैन पर भी पर्चा दिया गया है, बल्कि उनके भतीजे मोहम्मद दानिश और मोहम्मद मुजीब पर भी पर्चा दिया गया। और अगरचे सारे पेशे से वकील भी है, ताहम उन्हें मुचलका 1 लाख रुपया देने पर इस केस से बाहर भी रखा गया, इन्होंने जमानत भी मिली है। तो कुल मिलाकर एक ही करके 5 लोगों पर भी कार्रवाई की गई है और पुलिस की तरफ से कहा गया कि आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाई भी इस मामले में हो सकती है। आपको बाखबर करते हैं और बात जरा करते हैं बिहार के साबिक वजीर आला और साबिक रेल वजीर लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव को कल भी ऐवान के अंदर कोर्ट किया गया, चाहे दाखिला वजीर की तरफ से उनकी तकरीर को कोर्ट किया गया हो या दूसरा मामला हो, लेकिन उसके बाद खबर यह आई कि लालू प्रसाद यादव की सेहत बिगड़ रही है और बिगड़ती सेहत के बीच पटना से उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली रवाना कर दिया गया है। रात देर गए आरजेडी चीफ लालू प्रसाद को एम्स दिल्ली के अंदर एडमिट कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक हालात अगरचे थोड़े से बेहतर जरूर है, ताहम आरजेडी सदर और साबिक बिहार के वजीर आला लालू प्रसाद यादव तब अलील हुए और जो पिछले कई दिनों से वो बीमार चल ही रहे थे, पटना के मकामी अस्पताल में थे, लेकिन जब हालात मजीद अबतर हुई तो आनंद फानंद से उन्हें दिल्ली रवाना कर दिया गया।
पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट उनका हो चुका है, हार्ट सर्जरी हो चुकी है, डायबिटिक पिछले कई सालों से है और सूरत हाल जब खराब हुई तो 9:35 पर उन्हें एम्स लाया गया पटना से, जहां पर तेजस्वी यादव के मुताबिक उनका इलाज मुआवजा चल रहा है और शायद आज मजीद जर्राही हो सकती है। लालू प्रसाद यादव की सेहत खराब है, पटना से उन्हें दिल्ली रवाना कर दिया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आज सुबह भी वो अभी एडमिट है और मेडिकल जराये मैंने एम्स के जराये के मुताबिक स्टेबल लालू जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चलिए जनाब अब आते हैं जी जम्मू कश्मीर की खबरों पर फटाफट से और आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। बात जरा करते हैं नागहानी आफात की, यानी नागहानी आफात की बात इसलिए भी बड़ी जरूरी है, पिछले 48 घंटों के दौरान हम देख रहे हैं कि जंगलात में आग लगी हुई है, चाहे वो नॉर्थ के साइड हो या साउथ की साइड हो। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से भी इस तरीके की इतलात आई कि जंगलों के अंदर अचानक से आग लग रही है और सब सोना धुआं हो रहा है। इस बीच खबर यह है कि जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी JKDMA की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सब सोने के अंदर आग लगी हुई है, ग्रीन गोल्ड जल रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह साफ कर दिया है कि काफी ज्यादा वेरी हाई फॉरेस्ट रिस्क, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिस्क आग का, यानी सबसे ज्यादा आग लगने के खदशात है जी जम्मू कश्मीर के अंदर। ये वार्निंग जारी कर दी है जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से और ये साफ कर दिया है कि अगर कहीं पर भी छोटी सी चिंगारी जलेगी तो वो बड़े आग की शक्ल ले सकती है। इसलिए जो जंगलों के पास रह रहे हैं, जंगलों के अंदर से गुजरगाहों से निकलते हैं, अगर उन्हें कहीं पर भी यह चीज दिखती है तो फौरन से 112 पर वो डायल करेंगे। को डायल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 112 डायल कर दिया जाएगा। JK डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह साफ कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि जो जंगलों के नजदीक लोग जा रहे हैं, चरवाहे जा रहे हैं, वो भी फौरन से जंगलों से मकामात की ओर निकल जाए जहां पर आग के सबसे कम खदशात हो, ताकि उनके माल और जान को कम से कम नुकसान पहुंच सके। अलर्ट जारी कर दिया गया है, वेरी हाई फॉरेस्ट रिस्क के अंदर डाल दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि 2 अजला जिनमें श्रीनगर भी है, बांडीपोरा भी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा है आग लगने का। तेज हवाओं के साथ भी चल रही है और जब बारिशें ज्यादा ना हो, मामला सूखा सूखा हो, तो एक छोटी सी चिंगारी जो है वो भयानक आग का रूप इख्तियार कर सकती है। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के दौरान जब आप देखेंगे तो कई मकामात पर आपको आग की होलनाक वारदातें दिखेंगी जो जंगलों के अंदर लगी है और यही वजह है कि 112 गाइडलाइन के तहत कहा गया कि जहां पर भी आपको आग दिखे तो फौरन से बेशतर 112 हेल्पलाइन पर नजर इतला दें ताकि फौरी तौर पर सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। जो लोग सयाहत के लिए जाते हैं उनको भी कहा गया है कि वो अपने साथ गैस सिलेंडर और इस तरीके की चीजें ना लें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती भी जंगल में एक भयानक आग लगा सकती है। फॉरेस्ट राइट्स के लेकर अपनी बात तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट ने फिलहाल एडवाइजरी जारी कर दिया। टूरिस्ट आग वारदात के हवाले से हो रही है तो बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग से बड़ी खबर है जहां पर सयाहों के एक गाड़ी आग की लपेट में आ गई है। सयाहों के एक गाड़ी में आग नमूदार हुई है जिसके नतीजे में जो सयाह है उनको अगरचे बचा लिया गया है, ताहम जो गाड़ी है वो आग की जद में खाकस्तर हुई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। शुमाली कश्मीर के जो टंगमर्ग इलाका है वहां पर बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के करीब ये एक टेम्पू गाड़ी से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी इस गाड़ी को जो है अपनी लपेट में ले लिया है। ताहम खुशकिस्मती ये है कि गाड़ी में जो सयाह थे और ड्राइवर थे, फिलहाल बताया जा रहा है कि ड्राइवर और सयाह
तमाम सेफ है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी खौफनाक और भयानक ये आग है और किस तरह चुतरफा इस गाड़ी को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन अब जो इस गाड़ी में सयाह सवार थे वो तमाम महफूज है, साथ ही साथ जो गाड़ी का ड्राइवर था वो भी महफूज है, उसे भी बचा लिया गया है। ताहम ये जो गाड़ी है, गाड़ी आग की जद में खाकस्तर हुई है। ये बाद की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि गाड़ी की क्या हालत हो गई है। ताहम जो मकामी लोग वहाँ पर थे, उसके बाद फायर एंड एमरजेंसी के एहलकार और पुलिस भी जाए मौके पर पहुँची और आग को बुझाने में वो कामयाब हुए। साथ ही साथ जो सयाह इस गाड़ी में थे उनको भी बहिफाजत बाहर निकालने में कामयाब हुई है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, इशफाक डार टंगमर्ग से हमारे साथ है। इशफाक, आप अपडेट कीजिएगा किस तरह ये आग इस गाड़ी में नुमदार हुई और क्या कुछ ताज़ा अपडेट है। जो अगर हम बात करेंगे सुबह सुबह सयाहती मुकाम गुलमर्ग की ओर एक टेम्पो गाड़ी जो है वो रवाना थी सयाहों को लेकर के, अगरचे वो पेट्रोल पंप के मुकाम पर रुकी थी, क्योंकि यहाँ पर जो सयाह जो है वो रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साथ में एक वॉशरूम है, वहाँ पर वो रुके थे। इसी दौरान जैसे ही वो गाड़ी रुकी है उसी दौरान उस गाड़ी में आग नमूदार हुई है और आग नमूदार होते ही अनफानन जो ड्राइवर है वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसने जो इमरजेंसी डोर है उसका इस्तेमाल किया है और इमरजेंसी डोर खोल के ही सयाहों को नीचे उतारा है। और कंसर्न जो यहाँ पर लोग थे वो यहाँ पर आए, उमड़ आए और उन्होंने इस गाड़ी में जो है आग बुझाने की कोशिश की। ताहम फायर सर्विस टंगमर्ग और टंगमर्ग पुलिस भी वहां पर जाए मौके पर पहुंचे, उन्होंने बस सही सलामत तमाम जो सही इस टेम्पो ट्रैवल में थे उन्हें जो है यहाँ पर सड़क के उस किनारे पर पहुंचाया जहां तक इन गाड़ी को आग जो है उस पर काबू पाया गया। अगर जिस गाड़ी के हवाले से बताएं, इस गाड़ी का नंबर PB080198 है और ये जो मकामी ड्राइवर जो श्रीनगर का रहने वाला था, दरगाह हजरत का रहने वाला था, वो भी इस वक्त सही सलामत है। ताहम मजीद पूछताछ के लिए इस गाड़ी को जो है फिलहाल थाने में जो है लिया गया है। इशफाक, ये भी बताएगा ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कहाँ से जा रही थी और ये जो सयाह इसमें सवार थे ये इनका ताल्लुक कहाँ से था? देखिए, ये गाड़ी जो है वो श्रीनगर से आ रही थी और ये गाड़ी जो है गुलमर्ग जानी थी। ये सारे सयाह जो है वो दिल्ली से थे और इन्हें जो है गुलमर्ग पहुंचना था, जैसा कि अभी बताया जा रहा है। और यहाँ दिल्ली और चंडीगढ़ से कुछ इसमें सयाह थे। एक बड़ा टेम्पो था और इसमें 32 के करीब जो लोग आते, लेकिन ये 2 गाड़ियाँ थी। इस गाड़ी जो एक गाड़ी है इसी में जो आग जो है नमूदार हुई। फिलहाल यही कहा जाता है कि सारे सयाह जो है सही सलामत है। ताहम क्वेश्चन ये अभी जो इस हवाले से बात और तहकीक चल रहा है कि आया ये आग जो है किस वजह से इस गाड़ी में नमूदार हुई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से हुए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अचानक कोई गाड़ी में चलते चलते ही फॉल्ट आया था। उस हवाले से भी पुलिस जो है यहाँ पर तहकीकात कर रही है। चलिए, फिलहाल अच्छी खबर यह है कि सयाह जो इसके अंदर थे वो बाहिफाजत बाहर निकले हैं, किसी तरीके की कोई जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। लेकिन मौजूदाती तौर पर गाड़ी में जो सवार लोग थे वो बाहर आए हैं, गाड़ी में आग लगी है और सयाह गाड़ी के अंदर थे और फिलहाल पुलिस महवे तहकीकात है। चलते हैं जी आगे, बात जरा अमरनाथ यात्रा की करते हैं। कमर कस लीजिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा का आगाज होने जा रहा है और अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जहां अमरनाथ श्राइन बोर्ड का इजलास गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में मुनक्किद हुआ था, वहीं पर रवा महीने बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा को लेकर अब रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रवा महीने शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए 14 अप्रैल से तारीख तायुन कर दी गई है, यानी 14 अप्रैल से साल 2025 के लिए अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। अमरनाथ यात्रा बापत साल 2025 के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल को विंडो खोल दिए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि अब की बार श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को कबल वक्त अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी होगी और इस ज़िम्मन में मुल्क भर के अंदर दर्जनों डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं जहां पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड का बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साफ कर दिया गया कि किसी भी यात्री को बिना रजिस्ट्रेशन के साल 2025 की यात्रा के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी और अब की बार उम्र की हद 13 साल से 70 साल मुकर्रर कर दी गई है कि 13 साल से आपकी 70 साल उम्र होनी चाहिए, तब जाकर आप यात्रा पर आ सकते हैं। और तमाम तर वो ज़रूरी दस्तावेजात जो डू एंड डोंट्स की एक लंबी फहरिस्त है, उस फहरिस्त को भी शाया कर दिया गया है। 14 तारीख से श्री अमरनाथ
यात्रा के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा और यात्रा भवन जम्मू, यात्रा भवन कश्मीर और साथ साथ मुल्क भर के अंदर इस रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया जाएगा। 14 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन का आगाज हो जाएगा। चलिए जनाब यहां पर रुकते हैं जी छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार आएंगे तो बात जरा करेंगे सिक्योरिटी ड्रिल की, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर दाखिला वजारत के कुछ अहम तरीन फैसला जात आएंगे। आपको लद्दाख भी लिए चलेंगे, जहां लद्दाख के अंदर अभी तक आपके पास सिर्फ 2 जिले थे, लेह और करगिल, मजीद बन रहे हैं और 15 तारीख का सबको इंतजार होगा। 15 को क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि बागे गुले लाला जो दुनिया भर की शोहरत का मरकज बना हुआ था, अब और भी मरकज है और सयाह जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। बात जरा सिक्योरिटी सूरत हाल की करते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की, जहां पर धरंदाजी की खबरें तो आ रही हैं और इन खबरों के बीच वजारत दाखिला ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। वजारत दाखिला में जम्मू कश्मीर के मामले पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि बैनुल-अक़वामी सरहद से धरंदाजी की जो कोशिशें हो रही हैं इन्हें मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया जाए और इस ज़िमन में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी ऑडिट दोबारा से किया जा रहा है। वजारत दाखिला ने एक नई हिकमत अमली को तरतीब दिया है ताकि किसी भी तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर जो कठुआ समा से होते हुए लगती है यहां से दरअंदाजी न हो पाए। और इस ज़िमन में यह साफ कर दिया गया है कि यहां पर दरअंदाजी की जो कोशिशें गुज़श्ता महीनों से खबरें सामने आई हैं, इस पर किस तरीके से रोक लगाए, इस पर तबादला ख्याल भी किया गया है और नया सिक्योरिटी ऑडिट भी बनाया गया है। खबर यह है कि खबरसा इदारों के मुताबिक
कि सुराग रसा इदारों की तरफ से दाखिला वजारत को कह दिया गया है कि जदीद आलात इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगाए जाएं। जदीद आलात का मतलब वो तमाम आलात दिए जाएं जिससे दूर दूर तक नजर भी रखी जा सके और मुश्तबे अफराद की नकल अमल को पकड़ा भी जा सके। यानी सर्विलेंस इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास बढ़ा दी जाएगी और टेक्निकल एनहांसमेंट होगी, यानी टेक्निकली अब मजीद अपग्रेड किया जाएगा उन अफवाज को जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस वक्त अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। ऑडिट करने का फैसला तब आया जब यह सामने आया कि लूप होल्स अभी भी है, क्योंकि हमारी सरहदें ऐसी नहीं है कि एक जगह आदमी खड़े होकर ताकि 2 किलोमीटर तक वो एक नज़र रख सके। इसमें पहाड़ है, इसमें दर्रे हैं, इसमें नदियां हैं, इसमें नाले हैं और इन्हीं का फ़ायदा दरअंदाज उठाते हैं और ये लूप होल्स ख़त्म किए जाए, इस ज़िमन में इन तमाम हालात को देखा गया है। टोपोग्राफी जो कठुआ की है, सांबा की है, पुंछ रजौरी की है, और कश्तवा, डोडा, भद्रवाह की है, इन तमाम हालात वाक़त को देखा जा रहा है ताकि इन्फिल्ट्रेशन को ज़ीरो किया जाए। और माना जा रहा है कि दाखिला वजीर के जम्मू कश्मीर के मुजवजा दौरा से कबल ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर सरहदों पर मजीद चौकसी जो बढ़ा दी गई है, इन्हें मजीद आलात और मजीद इक्विपमेंट्स, टेक्निकल इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे ताकि दरअंदाजी मुकम्मल तौर पर ना के बराबर हो और सरहदें हमारी महफूज हो सके। बात सिक्योरिटी ऑडिट की जो इस वक्त खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की आवाम के लिए एक राहत भरी खबर है और राहत भरी खबर इसलिए है क्योंकि दाखिला वजारत के सामने वो प्रपोजल अब फाइनली जा रहा है जिसके बाद लद्दाख की बाउंड्रियां वही रहेंगी लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ा दिए जाएंगे। लद्दाख इंतजामिया मुतहरिक 5 नए अजला होंगे कायम, यानी 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। फिलहाल लेह के अंदर 3 और कारगिल के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट बनाने की तजवीज सामने रखी जा रही है। 5 नए जिले लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर बन रहे हैं। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट सौंपने जा रही है। पैनल जो है वो इस वक्त इस चीज को देख रहा है कि हेडक्वार्टर्स कहां पर रखे जाएं, बाउंड्रियां हर जिले की कहां से होंगी और दीगर चीजें जो इस अनाउंसमेंट से कबल करनी है। इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान इस पूरे मामले को इस वक्त देख रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि खबर यह भी है कि जो 2 हिल काउंसिल सभी लेह और कारगिल के अंदर है, इनके कामकाज को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जब नए जिले बनेंगे तो वहां के हिल काउंसिल्स को कैसे मौजूद वजूद में लाया जाए, इस जिमन में भी तबादला ख्याल जो है वो किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख की जो है वो अपना एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट जो है वो आला सतही कमेटी को सौंपेगी और माना जा रहा है कि 5 नए जिले बनाए जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री को 15 अप्रैल तक यह रिपोर्ट जो है वो सौंपी जा सकती है। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है। हाई लेवल कमेटी ये अपनी जब सिफारिशात देंगी, जो हमारी खबर है वो ये है कि शाम, नोबरा और चंगथांग ये तमाम लेह के इलाके हैं, इन 3 इलाकों को जिले का दर्जा मिल सकता है और इसी तरीके से ज़नस्कार और द्रास को अलहदा जिला कारगिल के अंदर दिल दिया जा सकता है। इस जिमन में भी इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। याद रखिएगा कमेटी की रिकमेंडेशंस नए जिलों के हवाले से तब सामने आई है जब एक कमेटी बनाई गई थी जिस कमेटी ने ये कहा था कि इस तरीके से काम होना चाहिए और यहाँ पर काम को बेहतर बनाने के लिए यह मामला होना चाहिए। और फिर प्रमोद जैन कमेटी जिसमें काचू असफंदियार खान साहब, तरसीन अंचुक साहब थे मेंबर, उन्होंने अपनी तमाम तर खिदमात देने के बाद रिपोर्ट बनाई है और माना जा रहा है कि अब 2 से बढ़कर ये 5 तक चला जाएगा। 5 नए, कुल मिलाकर 7 जिले होंगे। मोहम्मद इसाक हमारे साथ लद्दाख से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे। इसाक, लद्दाख के लिए बड़ी खबर इसलिए कि एक तरफ से दिल्ली के साथ अभी मुज़ाकराती अमल चल नहीं रहा है, लद्दाख के अंदरूनी सियासी मामला बहुत ज़्यादा है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं है। लेकिन ख़बर ये है कि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की सिफारिशात को अमलाने के लिए ज़मीनी सतह पर इंतज़ामिया मुतहरिक है और 15 तारीख तक वजारत दाखिला को वो तमाम ब्लूप्रिंट दिया जाएगा, जिसके बाद ये नए अजला सामने आएंगे और नई वर्किंग बॉडियां भी बनेंगी।
जी गौर, आपको बता दें जिस तरह से कुछ महीने पहले होम मिनिस्टर अमित शाह के जरिए एक ट्वीट किया था लास्ट ईयर, और ट्वीट में बताया गया था कि लद्दाख के अंदर 5 नए जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको तश्कील दिया जाएगा। और उसके बाद हाई लेवल एक कमेटी गवर्नमेंट ने तश्कील दी थी और 5 नए डिस्ट्रिक्ट में लेह में 3 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया था, शम, नुब्रा और चांगथांग, और करगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट ज़ंस्कार और द्रास। तो उसके बाद हाई लेवल कमेटी तश्कील दी थी जिसमें जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स थे और डिप्टी कमिश्नर ले और डिप्टी कमिश्नर करगिल एक्स ऑफिशियो मेंबर थे। और उस कमेटी ने अक्रॉस द लद्दाख में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुलाकात करके मुख्तलिफ जो उनके राय हैं उनके स्टेक होल्डर्स के ओपिनियन लेने की कोशिश की थी। और साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, नए डिस्ट्रिक्ट जब तश्कील देगा तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे रहेगा, जॉब क्रिएशन, नए जॉब क्रिएशन क्या रहेगा, और साथ साथ जो अहम चीज था जिसमें कि बाउंड्रीज कहाँ और कैसे होगा। तो अब जो हाई लेवल कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट करने के बाद, यानी कई महीने ग्राउंड पर रिसर्च करने के बाद, लोगों से स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद अपना जो हाई लेवल कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। और अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से बता रहे हैं कि आने वाले समय में यानी 15 अप्रैल तक जो है या 15 अप्रैल से पहले यूनियन गवर्नमेंट को जो है MHA को हाई लेवल कमेटी का जो रिकमेंडेड जो रिपोर्ट है वो भेजेगा। और इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए जो है मुख्तलिफ लद्दाख के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और हेडक्वार्टर्स और जॉब क्रिएशन के हवाले से नोटिफिकेशन आ सकता है। दूसरी जानिब इससे पहले जो एक जराये के हवाले से खबर आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लद्दाख के जो अहम बॉडीज हैं, लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स के साथ बैक चैनल जो है जम्मू में उन्होंने मुलाकात किया है। लेकिन इस नए डिस्ट्रिक्ट के अनाउंसमेंट के बाद, चूंकि अमित शाह ने ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए अनाउंसमेंट किया था, और उसके बाद लद्दाख के दूसरे और इलाके हैं जैसे सांगू सब डिवीजन की बात करें, जहां पे पॉपुलेशन की तादाद की बात करें, नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन सांगू में बहुत ज्यादा है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो उस हवाले से सांगू के जो सभी स्टेक होल्डर्स जहां पे 9 से 10 काउंसिलर के बीच आते हैं, तो उन्होंने भी जो हाई लेवल कमेटी के सामने अपना जो सांगू सब डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट की मांग किया है। और साथ साथ करगिल में जो आपका शकर टिक्टन सब डिवीजन है उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट की मांग की है। तो आने वाले समय में ये भी देखने वाली बात अहम होगी कि क्या जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आएगा उसमें कुछ नए और डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात अहम होगी। दूसरी जानिब लद्दाख के अंदर इस वक्त जो खासकर लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो एपेक्स और KDA ने जो मूवमेंट चलाया था उस मूवमेंट के बाद कई सारे डायलॉग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ हुआ, लेकिन वहां से अभी तक जो 4 पॉइंट एजेंडे के ऊपर जो है किसी भी तरह के डिसीजन जो है फिलहाल देखने को नहीं मिला। हालांकि आश्वासन गवर्नमेंट की तरफ से यकीनन देखने को मिला, लेकिन अब जराये के हवाले से खबर ये मिली कि बैक चैनल मीटिंग्स जम्मू में हुआ है, उसमें कहीं न कहीं PSC और गेजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट के साथ साथ जो डोमिसाइल है उसके ऊपर बातचीत हुआ है। और आने वाले समय में जो है MHA के साथ लद्दाख के बॉडीज मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कई इससे पहले भी एक्स पर इन डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र किया गया था। तो क्या ये माना जाए कि 15 अप्रैल के बाद इस पर जो ये जो 5 नए अजला की मांग की गई है इसको हतमी शक्ल दी जाएगी, इस पर इसको मंजूरी दी जाएगी? जी, 5 नए जो अजला हैं इस हवाले से अमित शाह ने कई महीने पहले, लगभग 8 महीना पहले ऑलरेडी एक्स के जरिए अनाउंसमेंट किया है। अब सिर्फ ऑफिशियली इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और हेडक्वार्टर्स और जो नए जॉब क्रिएशन के ऊपर डिसीजन लेना बाकी है। अच्छा जी, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है ना, हिल काउंसिल अभी हम करगिल का देख रहे थे, फिर लेह का दे रहे थे, डेट मीन मजीद हिल काउंसिल्स भी बनेंगे और फिर वो जो तरक्की का दरवाजा वो मजीद वसी हो जाएगा। अभी आप जिस तरह से देख सकते हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्ट के हिसाब से ये जो एक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बना है, लेकिन अब गवर्नमेंट के सामने बड़ा चैलेंज है कि आने वाले समय में चूंकि नए जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेगा, क्योंकि अभी के एग्जिस्टिंग एक्ट के हिसाब से तो दो डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बना है, तो उस हवाले से किस तरह की गवर्नमेंट का पेशरफ्त होगा, क्या यही काउंसिल जो है इसको रीजनल काउंसिल के हिसाब से लिया जाएगा या अलग से जो है
क्योंकि इस एक्ट के हिसाब से कैटेगरी के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट ले, LADC ले और करगिल के लिए, तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये देखने वाली बात अहम होगी। और ज्यादातर जैसे अगर क्योंकि अभी जो नए यूनिट बने हैं वो बहुत छोटे छोटे यूनिट होंगे अब लद्दाख के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 15 तारीख तक का इंतजार होगा जहां पर दाखिला वजारत को ये रिकमेंडेशन जाएंगी। दाखिला वजीर ने पहले इस बात का ऐलान किया था, लेकिन इस बीच खबर ये कि लेह और कारगिल के अंदर सियासत इस पूरे मामले के बाद फिर से गरमाती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं जी आगे, जरा ट्यूलिप गार्डन की भी आपको बात बताते हैं, और न सिर्फ श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन की आपको बात बताएंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि जब मशक्कत और मेहनत सही तरीके से हो तो कामयाबी भी कदम चूमती है। बात बागी गुललाला की हो रही है, तो आपको बता दें कि बागी गुललाला में इन दिनों सयाहों का रश देखा जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ इजाफा सयाहों में देखा गया है, और अभी तक जो सयाहों की तादाद है वो 1,05,600 हिंसा अबूर जो है वो कर गया है। और आपको याद होगा कि ट्यूलिप गार्डन को 16 मार्च, माफ़ कीजिएगा 24 मार्च को सयाहों के लिए खोल दिया गया, और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ही ये जो 1.5 लाख का हिंसा है ये अबूर हो चुका है। और ईद के दिनों 75,000 जो मकामी या गैर मकामी सयाह है उन्होंने इस एशिया के सबसे बड़े बाग बाग गुललाला का दौरा किया है। और आपको बता दें कि करीबन 17 लाख बल्ब्स वहाँ पर है, और 26 मार्च को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इसका इफ्तिताह हुआ था, और उसके बाद से ही सयाहों का वहाँ पर रश लगातार देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ईद के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ईद के दिनों 75,000 लोगों ने इस बाग का दौरा किया है, जिसमें 44,651 सयाहों ने ईद के दूसरे दिन बाग का दौरा किया, जबकि 30,000 और इस तरह से 35,000 लोगों ने ईद के दिन और फिर उसके बाद के दिनों इस बाग का दौरा किया था। अभी चूँकि एक ही हफ्ता इस बाग को खोले हुए हो गया है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया था, और अब तक 1,56,000 सयाहों ने इस बाग का दौरा किया है। और लगातार ये जो तादाद है ये बढ़ती जा रही है, फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं। और इस बार चूँकि मज़ीद आसानियाँ हैं लोगों के लिए, सयाहों के लिए, क्योंकि ई टिकटिंग का सिस्टम रखा गया है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें लग रहा था कि शायद ईद पर बहुत कम लोग जाएंगे, लेकिन एहदाद शुमार ये बता रहे हैं कि ईद, पहली ईद और दूसरी ईद को काफ़ी ज़्यादा रश रहा, और अभी भी लोगों का जाने का सिलसिला है, क्योंकि बहुत कम दिन बचते हैं कि उसके बाद ये गुल दिखते नहीं हैं, ये खूबसूरत नज़ारे दिखते। ये तो था श्रीनगर, लेकिन आपको बताते चले कि शेर कश्मीर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉस्ट कश्मीर की भी कामयाबियां रंग ला रही हैं, और श्रीनगर के बाद जनूबी कश्मीर के अंदर भी बागे गुललाला की तामीर मुकम्मल हो गई है, और हज़ारों की तादाद में सयाह वहां पर भी जा रहे हैं। बड़ी खबर कि स्कॉस्ट कश्मीर ने टूलिप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सागम श्रीनगर, सागम अनंतनाग के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक बाग का एहतमाम किया है, और फिल वक्त 50,000 से ज़्यादा लोग सागम के इस बागे गुललाला को देखने के लिए आ चुके हैं। 40,000 के करीब टूलिप प्लांट्स कल्टीवेशन यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और 5 कनाल पर मुश्तमिल ये बागे गुललाला है, जिसे स्कॉस्ट कश्मीर की तरफ से तैयार किया गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जहाँ मुगल बागात, जबरमन की पहाड़ियों और मुगल बागात की खूबसूरत महक के बीच बागे गुललाला श्रीनगर के अंदर कायम किया गया है, वहीं पर साइंसदानों का मानना है कि अब नेदरलैंड से गुल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बागे गुललाला जिसका क़याम सागम के अंदर किया गया है, ये श्रीनगर के लिए भी एक फीडर के तौर पर काम कर सकता है। बड़ी खबर कि जो माउंटेनिंग रिसर्च एंड ट्यूलिप प्रोडक्शन सेंटर है टेंगमापॉन सागम कोकरनाग के अंदर, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर कामयाबी हासिल की, मकामी लोगों का अट्रैक्शन यहाँ की हो रहा है, और सयाहों का भी आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। पहले मरहले के तहत जो है वो कुल मिलाकर 5 कनाल पर ये टूलिप प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है, लेकिन माना जा रहा कि तकरीबन 200 से ज़्यादा कनाल की ज़मीन है जहां पर अब ये एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस टूलिप कल्टीवेशन को बढ़ाएंगे, ताकि अब अगर श्रीनगर के अंदर भी अपने टूलिप बाग को सजाना हो तो अब आपको नीदरलैंड से ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
यहाँ पे कुकरनाग है, वेरीनाग है, सिंथन टॉप है, डक्सुम है। तो ये जो टूलिप गार्डन है, आई थिंक ये एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं जो देख रहा हूँ बहुत रश है। कल से जैसे ओपन हुआ था आई थिंक 2 दिन पहले, तो लोगों का बहुत रश हुआ यहाँ पे। लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, जैसे हम श्रीनगर एक्सपीरियंस कर रहे थे टूलिप गार्डन, वो हमें अब यहाँ पे मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। इकोनॉमिकली तो आई थिंक डेवलपमेंट हो ही जाएगी। मैं डॉक्टर मोहम्मद मंटू, प्रोफेसर एंड हेड, जो यहाँ पर स्टेशन है सुकास्ट कश्मीर का एक रिसर्च स्टेशन है, माउंटेन क्रॉप रिसर्च स्टेशन। अब ये जो है मेन मकसद हमारा है ट्यूलिप मल्टीप्लिकेशन के जी। हमारे ये जो सुकास्ट कश्मीर हमारे प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब जो हैं और हमारे डायरेक्टर रिसर्च साहब जो है, और उनके और इन कोलैबोरेशन गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने एक ये मैंडेट लिया है कि हम यहाँ पर एक साउथ कश्मीर में एक ट्यूलिप मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम डेवलप करेंगे जी। क्योंकि हमें ये सबको मालूम है जो हमारा ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में, वहाँ पर जो हमें ट्यूलिप की जो मांग होती है वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है जी। उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें गवर्नमेंट ने और यूनिवर्सिटी ने ये कदम लिया है, इनिशिएटिव लिया है कि हम यहाँ पर ही ये प्रोड्यूस बल्ब करेंगे। तो उसी बिना पर हमने यहाँ पर एक ट्रायल लगाई है 5 कनाल में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रायल हमारी सक्सेसफुल रही। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, हम इस पूरे एरिया को इंशाल्लाह 2-3 साल में कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारी जो ट्यूलिप मल्टीप्लिकेशन है, जो डिमांड है वहाँ पर भी, तो ये पूरी हो जाए। ज़रा आपकी फ़ोन कॉल्स की ओर भी चलते हैं, लेकिन कुछ ख़बरें थी जो रह गई हैं। कोशिश करेंगे कि आज पूरे दिन ट्रांसमिशन में आपके साथ वो ख़बरें भी शेयर करें, लेकिन आखिरी 10 मिनट हमारे साथ हैं। तो आपकी और हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हो गया है जी। फ़ोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। अब जब आप बात करेंगे तो जिनने भी हमारे साथ गुफ्तगू करनी है अपने मसाइल के हवाले से, तो वो टीवी की आवाज़ को बंद करेंगे, सिर्फ फ़ोन पर ही बात करेंगे और टीवी से सुनकर हमारे सवाल का जवाब ना दे। कॉलर जो भी हमारे साथ ज्वाइन करें, अपना नाम, इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि हुकूमत को भी पता लगे कि कहाँ पर किस अफसर को भेजना है मसला हल करने के लिए। पहले कॉलर हमारे साथ है जी, देखते हैं कि कौन साहब कहाँ से और क्या कुछ कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। गवर साहब ठीक छो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस थोकुस में तय फोन कर कि मे गई पतिम आग वरी तय फोन करान गेट मूजूब करे मे बे गेटस मुतल्लिक कर बताई, गेटस मुतल्लिक वन बताई ताथोस ओत्रे सागर सबिन फरजंदन अली सलमान सागरन ते सवाल असेंबली अंदर तुलमुत तात कर हुकूमतन साफ माना कि इसना हेको नहीं गेट खुलती, या सिक्योरिटी रीजनों की वजह गेट बंद आमुत करने, इसलिए नस्तामत यकीन कि हेको यह खुल उस तहरीरी सवाल जवाब सूजमुत। इसलिए मगर गवर साहब यमो ये गेट यह गोडनिश वात यह हस्पताल वात ऑलरेडी वात अपर मतलब यह मे तमें ज्यादा इल्मियत के, लेकिन यह मामलो तुल सलमान अली सागर सबन ऐवानस अंदर असेंबली अंदर, और हुकूमतन दिता तहरीरी जवाब कि सिक्योरिटी रीजन की वजह हेको न ऐसी दरवाज खोलित कह। इसलिए यह जवाब तुझे कहती है, और यह जवाब मे आमुत कि जनाब सिक्योरिटी मामलात इसलिए हेको न ऐसी खोलित कहें। अम खत माजरत मजम सिकिम्स इंतजामिया तो तमो यह पुलिस मामले हेको अतन मुदाखलती कर। सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाद। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम गवर साहब। जी वालेकुम सलाम। बसपर पे सुबह नीरा वाकस क्या उमरिया साइडस अहन उमरिया साइडस कोज नाग ये छोट डेर बनोक सह नाग पकान तपर कन सह आब अपरी कबर तम कह, मगर सह चन आब सह वनकस तुम वो अगर पार वो पान तू कर दौरस तुम वो क्या गोमुत सोरी ोट माल वाल सह तथ ककर वो ककर मतलब सह ोट सह तथ वो थवान पन ोट असल मतलब तमिस मोच वोच सह सान तपरी वेस्ट बे सुपर बेकरी तमिस वेस्ट सह बे वोनमुत मकान तम पॉइंट सह पॉइंट थोमुत कर
सठा शुक्रिया बड़े इंतहाई अहम मामले अबी जखीर वार वार नाग तन वो सोकन ओतर तोर फिक्र ये सात आब थोड़ा सा कम गयो तो सारी तश तश करान कि वो क्या बन अगर ना आज तन चीज़न रच रावट करो तो इन वाले दोहन अंदर आ मजीद सख्ती तक ग्लोबल वार्मिंग गर्मी बढ़ और वार वार गई आबच किल्लत जरूरत है कि हुकूमत कर पन कम लेकिन अस पे जिम्मेवारी है बहशती मुसलमान बहशती आम शहरी सो निभाओ। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो 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 जी वालेकुम अस्सलाम उमर साहब सान तरफ ईद मुबारक तुम ईद मुबारक सान तरफ। हाँ जनाब अर्ज ये चीज यम प्रोग्राम तुम वुन लायक बेहतरीन प्रोग्राम आसान मगर अत इन तो रस खंड तुम बेहतरी पान पन्न प्रोग्राम मज तुम वनो तुम क्या यहां बेहतरी सो वनो। हेलो मिसाल के तौर पर मतलब वनकस न्यूज यह लांग चलावन कह आज लुकन मज तूत टाइम तुम न्यूज कह रटान पे सो लांग चलावान या सात तुम टाइम न्यूज करो 9:30 कुछ सात 10:30 कुछ सात कह टाइम तम सात तुम गो खेवान तूत टाइम योतान न्यूज मकलम बाकी चैनलन पे पे तुम चैनल पे न्यूज तथ न्यूज पे मजा रोजान पे बोजनस या वुचनस ये विजन होर बोजमत बाकी टीवी स्टेशनों पे क्या दपान तुंदी गस पकन ब्रो तुंदी चैनल गई ज्यादा वुचिन लोग। सठा शुक्रिया इंशाल्लाह ज़रूर थवन सन सारी साथी यम डेस्कस पे तम थवन अमु ख्याल कि क्रिस्प न्यूज़ बनावन ज़्यादा खुद ज़्यादा बुलेटिन दिन कर कुछ और ज़्यादा तवील कर कह खबर। सठा शुक्रिया अमि ज़रीन ख्याल बापत और ये अश्ताम ये शेष पैगाम वातन सठा सठा शुक्रिया तुंद। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। गौर साहब मैं सुहेल डार अर्ज कर रहा हूं। मैंने और अमित कपूर जी ने जो पेरेंट्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट जम्मू हैं उन्होंने हम दोनों ने जो स्कूल एजुकेशन में जो कार्रवाइयां चल रही हैं फी फिक्सेशन कमेटी में स्कूल एजुकेशन में जड़ियोज सीओज उन ऑफिस में और पेरेंट्स के जो मसाइल हैं हम दोनों ने बात इस पे करना लाजमी समझा है। आज से हम डेली बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप भी थोड़ी सी कवरेज दे दें, हमसे कागजात ले लें, जहां पे डेफिशिएंसीज हैं स्कूल एजुकेशन में उनको हाईलाइट करें प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। ज़रूर हमसे आपसे वादा है कि हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी चूँकि आवाम का मामला है, बहुत सारी जेन्युइन इश्यूज़ हैं जिन्हें आप उठाते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हुकूमती इदारे भी रिएक्ट करें बाद में इन तमाम मामला। तो बहुत शुक्रिया सुहेल साहब कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो हाँ जी हम बड़शा नगर से बोल रहे हैं। जी जी वही बस बड़शा नगर से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ये एक लाइब्रेरी बननी चाहिए। बड़शा नगर छानपोरा बड़शा नगर नटीपोरा बड़शा नगर नटीपोरा में आप कह रहे हैं कि एक पब्लिक लाइब्रेरी हो वहाँ पे। जी 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 बहुत शुक्रिया बहन। जरूर बात बड़ी दिलचस्प है, अच्छी है और काफ़ी दिनों बाद कोई इस तरीके का शख्स भी आया जिन्हें कहा जनाब किताब पढ़ने का शौक़ है इसलिए लाइब्रेरी खुल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ ये मामला हम ज़रूर वज़ीर तालीम तक पहुँचाएँगे, उनकी नोटिस में लाएंगे और मज़कूर आपका जो मेंबर असम्बली साहब है उन तक भी पहुँचाएँगे ताकि वो अपने प्रोग्राम में भी रखे ताकि एक छोटी सी सही लेकिन एक कोशिश हो वहाँ पर लाइब्रेरी खुले और आप जैसी जो बेटियाँ हैं बहनें हमारी हैं वो आकर वहाँ पर तालीम भी हासिल कर सके और किताबें भी पढ़ सके। चलिए जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 10 बज रहे हैं, फ़िलहाल मुझे आप देंगे इजाज़त, ज़हूर को आप देंगे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल आपके सामने फिर हाज़िर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके खबर तजिया और तबसरा गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हिंदी में ताज़ा तरीन खबरनामा।